एमपीपीएससी का पेपर हो गया है और पेपर देने के बाद बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारे कितने प्रश्न लगभग सही हुए हैं। जो एमपीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की है प्रोविजनल वाली, वो भी काफ़ी समय बाद आती है। तो अभी जितने बच्चों को चिंता है, टेंशन है, वो इसमें से उत्तर मिला सकते हैं। जहाँ तक है इसमें सभी प्रश्न सही हैं, शायद है 1, 2, 3 प्रश्न शायद कुछ अंतर आए, लगभग सभी प्रश्न आपको इसमें सही मिलेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सी एआई भाषा नहीं है? एक ध्यान रखें, सबके सेट अलग-अलग होते हैं, ये सेट अलग है, तो प्रश्नों में थोड़ा बहुत अंतर आपको क्रम में दिखेगा, तो आप अपने प्रश्न पत्र में ढूँढ के देख लें वीडियो को पॉज़ करके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सी एआई भाषा नहीं है? ठीक है? एलआईएसपी, ओओपी, प्रोलॉग और वीवीआई। तो इसका सही उत्तर माना है ओओपी, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्रामिंग। कहीं-कहीं इसका उत्तर वीवीआई भी आपको मिलेगा, वो भी मान सकते हैं, जिसका नाम है वर्चुअल ब्रेन इन्फेरेंस। ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल ब्रेन इन्फेरेंस। लेकिन जहाँ तक है सही उत्तर वो ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है? प्रश्न क्रमांक अगला देखें, दूसरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ठीक है? इसका सही उत्तर रहेगा जॉन मैकार्थी। ठीक है? क्या है? जॉन मैकार्थी। आपने देखा होगा। ठीक है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जॉन मैकार्थी के द्वारा। डी इसका सही उत्तर है। इसमें से देखें आप। अगला प्रश्न हम देखें। एलईडी एक डिजिटल डिस्प्ले है जिसका उपयोग कैलकुलेटर, घड़ियों आदि में किया जाता है। एलईडी का मतलब है, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म पूछी है केवल, तो सही उत्तर क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। हम विकल्प नहीं देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सही उत्तर देखें विकल्प सी, लाइट इमिटिंग डायोड, ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, 4 है, वेब ब्राउजिंग यूआरएल का अर्थ है। ठीक है? इसमें भी फुल फॉर्म पूछा है, अर्थ नहीं पूछा है। यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है? सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर सही उत्तर है वेब ब्राउजिंग का। ओके? अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 5। किसी वेबसाइट की पेज को एचटीएमएल का उपयोग करके डिज़ाइन किया जा सकता है। एचटीएमएल का मतलब होता है, ठीक है? ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है? सरल प्रश्न है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म पूछा है, बहुत ही सरल प्रश्न आ रहे हैं ये तो। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है? डी इसका सही उत्तर होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपके पास और भी समय कम है, तो केवल वीडियो को आगे बढ़ा-बढ़ा के आप उत्तर चेक करते जाएँ। ठीक है? सुनने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6 देखें, ई अनुज्ञा एक गवर्नेंस प्रणाली है जो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है। ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है? ई अनुज्ञा क्या करती है? अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? फसलों के मध्य प्रदेश से बाहर आवाजाही को। ये अनुज्ञा मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का एक पोर्टल है जिसका उपयोग कृषि उपज फसलों के परिवहन और मंडी शुल्क के लिए किया जाता है। ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, फसलों के मध्य प्रदेश से बाहर आवाजाही को लेकर ये अनुज्ञा। प्रश्न क्रमांक 6, कंप्यूटर में बायोस का मतलब क्या होता है? BIOS। ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मतलब बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। ठीक है? बाइट नहीं, बिट नहीं, बाइनरी क्या है? बेसिक, यानी कि विकल्प बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 7 देखें, कंप्यूटर में ईप्रोम का मतलब होता है EPROM। ठीक है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? सभी ने ये पढ़ा होगा। ईप्रोम कौन-कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है? ROM रैंडम ओनली मेमोरी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब। तो इसमें है इसका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, विकल्प डी इसका सही उत्तर है। ठीक है? आगे देखें हम, प्रश्न क्रमांक 9। ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग उच्च गति और लंबी दूरी के डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की स्प्लिसिंग का अर्थ है, ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसमें स्प्लिसिंग या स्प्लाइसिंग का अर्थ पूछ रहा है। तो ए ऑप्टिकल फाइबर को मोड़ना, ऑप्टिकल फाइबर को खींचना, सी ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना और डी ऑप्टिकल फाइबर को काटना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना। ठीक है? प्रश्न क्रमांक 9 हो गया। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 10।
ई मार्ग एक गवर्नेंस समाधान है। ए है ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए। बी राज्य राजमार्गों के रखरखाव के लिए। सी है राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ई मार्ग ई गवर्नेंस समाधान किसका है? ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए। ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये सही उत्तर है। ई मार्ग का मुख्यतः जो यूज होता है वो होता है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY है, उसके लिए मेंटेनेंस करके काम करता है ये। प्रश्न क्रमांक 11 है CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान CSIR NGRI किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन कौन से? हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना में हैदराबाद में है CSIR NGRI का, ठीक है, मुख्यालय। और ये देखें, प्रश्न क्रमांक 12 है 1980 के दशक के प्रारंभ में प्रक्षेपित वह कौन सा भारतीय संचार उपग्रह था जो इनसैट श्रृंखला का पहला पूर्णतः कार्यशील उपग्रह बना और भारत की दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ किया? ठीक है, तो इसका विकल्प है इनसैट फर्स्ट ए जो कि 10 अप्रैल 1982 को गया था। इनसेट फर्स्ट बी 30 अगस्त 1983 को। ठीक है, और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, इनसेट फर्स्ट बी 30 अगस्त 1983 को गया था, बी। ठीक है, अगर आपको सुनना नहीं है, डायरेक्ट देखना है, तो सही उत्तर नीचे मैंने लिख दिया है। प्रश्न क्रमांक 13 देखें, चंद्रयान 3 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया और इसकी लैंडिंग स्थल की विशेषता क्या थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, कहाँ से किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR श्रीहरिकोटा से। ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के पास इसकी लैंडिंग हुई थी। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 14 देखें हम, इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप 2026 का आयोजन कब हुआ था? ठीक है, इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप 2026 का करंट अफेयर का हाल ही का प्रश्न है ये। तो ये कब हुआ था? 11 से 12 फरवरी 2026 में। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 15 देखें, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग तापक्रम नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है? टेम्परेचर को जो रेगुलेट करता है वो कौन सा भाग होता है? ब्रेन का, मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। तो कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें 16 नंबर, सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है? 116, 132, 154, 169। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी 169। ठीक है, सतत विकास 2023 का जो एजेंडा है उसमें 17 SDG हैं और उसके अंदर ये भी ध्यान रखें, लक्ष्य कितने हैं? SDG सतत विकास लक्ष्य, और 169 इसके अंदर उप लक्ष्य हैं या टारगेट्स हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मृत्यु दर क्या रही है? ठीक है, तो ए है 26, बी 32, सी 41, डी 54। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 32। अगला देखें हम, प्रश्न क्रमांक 18, विज्ञान की कौन सी शाखा ऋतु एवं वायुमंडलीय परिस्थितियों के अवलोकन, समझ और पूर्वानुमान से संबंधित है? ए है जलवायु विज्ञान, बी समुद्र विज्ञान, सी मौसम विज्ञान, डी भूकंप विज्ञान। थर्ड प्रश्न है, ठीक है, ऋतु वायुमंडलीय इन सब के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है हमें? मौसम विज्ञान में। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मेट्रोलॉजी पढ़ते हैं ना, मौसम विज्ञान। प्रश्न क्रमांक 19, जून 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करके इतिहास रच दिया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, डायरेक्ट देखें। ठीक है, वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने और मिशन पायलट के रूप में कार्य किया। ठीक है, ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये। प्रश्न क्रमांक 20, यदि माता पिता दोनों में से एक सिकल सेल रोग वाला और एक सिकल सेल रोग वाहक वाला होगा तो उनके कितने प्रतिशत बच्चे सिकल सेल रोग वाहक वाले हो सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है 25, बी 50, सी 75, डी 100। तो सही उत्तर है विकल्प बी। ठीक है, 50% बच्चे
क्या हो सकते हैं? कैरियर हो सकते हैं, सिकल सेल रोग के वाहक हो सकते हैं। अगला देखें, प्रश्न क्रमांक 21, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ए है पश्चिमी सतपुड़ा में, बी पूर्वी सतपुड़ा में, सी मेकाल श्रेणी में, डी बघेलखंड पठार में। तो असीरगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? पश्चिमी सतपुड़ा में। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो पश्चिमी सतपुड़ा में है, राजपीपला श्रेणी में। कहते हैं यहाँ पर एक गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर अश्वत्थामा आदि पूजा करने आते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 देखें, चंबल बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए है लाल और पीली मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, तो चंबल बेसिन में कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, चंबल बेसिन। ठीक है, मध्य भारत पठार का क्षेत्र मुख्य रूप से नदी के द्वारा लाई गई जलोढ़ कछारी मिट्टी से बना है, तो सी इसका सही उत्तर है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 23, बालाघाट का बैहर पठार किस खनिज के लिए संचय के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ए जस्ता, बी लोएस, सी डोलामाइट, डी बॉक्साइट। ठीक है, ये प्रश्न मैंने पहले भी कराया था, ठीक है, बताया था, एक बैहर था। ठीक है, तो किसके लिए है? डी बॉक्साइट के लिए। ठीक है, इसमें बताया कि बालाघाट तांबे और मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बालाघाट का जो बैहर पठार है वो किसके लिए? बॉक्साइट के भंडारण के लिए भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 24, डोंगला मीन टाइम टीएमटी को भारतीय खगोलविदों द्वारा एक नए मानक समय के रूप में स्थापित करने की दिशा में शोध किए जा रहे हैं। डोंगला ग्राम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है? ये देवास, बी उज्जैन, सीधार, डी बाड़वानी। कहाँ पर है? डी बी उज्जैन में है। ठीक है, बड़वानी में भी नहीं है, कहाँ पर है? उज्जैन में। ठीक है, किस किस जेल में डोंगरा जिले वो किस तहसील में है? मेहरपुर तहसील में, और वहाँ पर वारामेर वेधशाला है। प्रश्न क्रमांक 25 देखें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक है, और कोड के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो हम देखें, पहले में क्या है? सिंचाई परियोजना है, और दूसरी सूची में नदियाँ हैं। सम्राट अशोक सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, हर्षी परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना। नदियाँ हैं सोन, पार्वती, नर्मदा और हलाली। ठीक है, और इसके कोड दिए हैं। तो इसका सही उत्तर हम देखें, तो जो सम्राट अशोक सागर है वो कहाँ पर है? हलाली नदी में है। ठीक है, ठीक है, ये का चौथा हो गया। बाण सागर है सोन नदी में। हर्षी परियोजना है पार्वती नदी में, और ओंकारेश्वर परियोजना है नर्मदा नदी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है, आगे चले हम। प्रश्न क्रमांक 26, इसमें भी सूचियों को मिलाना है। पहले में नदियां हैं, दूसरी में उनकी सहायक नदी हैं। एक तरफ है चंबल, टोंस यानी कि तमसा, नर्मदा, क्षिप्रा। सहायक नदियां हैं बेलन, पार्वती, गंभीर और तबा। सरल प्रश्न है सहायक नदियों का। तो पार्वती किसकी है? चंबल की, बेलन टोंस की, तवा नर्मदा की, और गंभीर शिप्रा की। ठीक है, ठीक है, नर्मदा की कौन है? तवा है, और टोंस की है बेलन, चंबल की पार्वती। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 27, जनगणना 2011 के अनुसार जिलों का दशक 2011 में जनसंख्या वृद्धि का सही अवरोही क्रम है। इंदौर, झाबुआ, भोपाल। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का, ठीक है, 2011 के अनुसार पूछ रहा है, जनगणना जो हुई थी, तो एक में जनसंख्या थी, उससे जो 11 में जितना वृद्धि दर हुई उसका अवरोही क्रम है। ठीक है, तो वो है इंदौर, भोपाल, सॉरी इंदौर, झाबुआ और भोपाल, टी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, ठीक है, अवरोही क्रम में है। इंदौर में 32.88%, झाबुआ में 30.70%, और भोपाल में 28.62%। डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। और अगर पूरे राज्य की अगर पूछा जाएगा तो औसत लगभग थी कितनी? 20.3% से। आगे चलें,
प्रश्न क्रमांक 28 मध्य प्रदेश में पहला शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ए कैलारस, बी सीहोर, सी डबरा, डी जावरा। तो कहाँ हुआ था पहली चीनी मिल? 1934 में जावरा, रतलाम जिले में। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। क्लियर है? आगे चलें। प्रश्न क्रमांक 29 मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का कारण क्या है? ठीक है, वर्षा का कम होना, वर्षा का अधिक होना, तापमान की अधिकता और निरंतर वर्षा होना। तो सही उत्तर है विकल्प ए, वर्षा का कम होना। ठीक है, पश्चिम भाग कौन कौन सा? ग्वालियर और चंबल क्षेत्र है। ठीक है, ये इधर का क्षेत्र है। बहुत गर्मी रहती है यहाँ पर, यही हाल है, सूखा पड़ा ही रहता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए लोगों को यहाँ पर सुझाव भी दिया गया कि धान की खेती ना करें, क्योंकि उसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 30 देखें। वर्ष 2021-22 में दालों के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? ठीक है, 2021-22 का पूछ रहा है, तो कौन सा था? प्रथम था, ये इसका सही उत्तर है। देखिए आप, ये प्रश्न पेपर हुआ है कौन सा? 2026 वाला। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कब का? 2021-22 का। तो आपको लगभग 2-4 वर्ष पहले के ये सब आंकड़े ये भी पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 31 है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में देश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये है 31.84, बी 29.25, सी 28.14, डी 14.69। ठीक है, तो कितना है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 14.69। ठीक है, वृद्धि अनुसूचित जनजाति की क्या है? प्रतिशत है ये, वृद्धि नहीं प्रतिशत है। ठीक, एसटी की जनसंख्या कितनी है लगभग भारत में? 10.43 करोड़। इसमें से जो मध्य प्रदेश की है जनजाति की संख्या वो कितनी है? 1.53 करोड़। ठीक है, जो देश की कुल जनसंख्या का है, एसटी की कुल जनसंख्या का कितना है? 14.69%। प्रश्न क्रमांक 32 आदिवासियों का परंपरागत संगीत वाद गुदुम बाजा निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ए शहडोल, बी छिंदवाड़ा, सी मंडला, डी झाबुआ। तो सही इसका उत्तर है विकल्प सी मंडला। ठीक है, ठीक है, गुदुम बाजा गोंड जनजाति और उसकी जो उपजाति कौन है? धुलिया। ठीक है, उसका पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, मंडला और डिंडोली जिलों में ये अधिक लोकप्रिय है। प्रश्न क्रमांक 33 ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, ए 1986, बी 1987, सी 1988, डी 1989। तो कब की गई थी? विकल्प बी इसका सही उत्तर है 1987 में। ठीक है, ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, अगस्त 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। प्रश्न क्रमांक 34 सन 2024-25 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आय सीमा निर्धारित थी? ए रुपये 6 लाख, बी रुपये 8 लाख, सी रुपये 10 लाख, डी रुपये 15 लाख। तो सही उत्तर है विकल्प बी, रुपये 8 लाख। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र पारी छात्रवृत्ति नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत जो एसटी वर्ग के छात्र हैं उनकी पारिवारिक आय सीमा कितनी? 8 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी। प्रश्न क्रमांक 35 सन 2011 की जनगणना के अनुसार कमार जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? ठीक है, कमार ए 266, बी 466, सी 666, डी 866। ठीक है, सभी कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन दिए हैं 66 66 66 वाले, और सही उत्तर है इसका विकल्प बी 466। ठीक है, बहुत कम जनसंख्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी है? 466, और मुख्यतः कहाँ रहा है ये? छत्तीसगढ़ की जनजाति है। प्रश्न क्रमांक 36 सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को छोड़कर, ठीक है, कितनी जनजातियां हैं? ए 40, बी 45, सी 44, डी 43। सही उत्तर है विकल्प डी 43। ठीक है, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर किया है और फिर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं फैक्ट वाले। थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी को लाना चाहिए कि नहीं? यूपी यूपीएससी का नहीं ला रहा है तो यूपी पीएससी के पेपर बनते हैं, उस तरीके से भी ला सकते हैं। ठीक है, मतलब
बच्चा पढ़ा समझे, उसकी जो समझ है, सोच है, उस पे भी तो प्रश्न बनाइए आप। केवल रट रट्टू प्रवृत्ति वाले जो बच्चे होंगे, रटने वाले, उनके लिए ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। अगर माइनस मार्किंग की गई है, तो इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, ठीक है? 2-4 प्रश्न आप ऐड कर दो, 20% 30% कर दो, लेकिन बाकी के प्रश्न तो ऐसे होने चाहिए जो बच्चे समझ के उत्तर दे सकें, ठीक है? विकल्प हों, विकल्प के बाद भी फिर विकल्प हों। जितना ज़्यादा टाइम मिलता है, बच्चे 60 मिनट में, 50 मिनट में प्रश्न कर देते हैं, 2 घंटे का टाइम रहता है 120 मिनट का। तो कम से कम प्रश्नों को थोड़ा डिटेल्स में तो दीजिए समझाने के लिए। बहुत ही बकवास पेपर बनता है, ठीक है? तो 43 इसका सही उत्तर है, ठीक है? इसमें जो 3 जनजातियाँ कौन-कौन थी? बैगा, भारिया और सहरिया। ये बहुत प्रचलित जनजातियाँ हैं, ठीक है? कमज़ोर जनजातीय समूह में आते हैं, पीवीटीजीएस का दर्जा प्राप्त है, ठीक है? वास्तव में लोग बहुत गरीबी में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा खराब हालत है। सहरिया की तो हालत मैंने भी देखी है, हमारे क्षेत्र में है, काफ़ी ज़्यादा गरीबी में रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, इंदल पूजा का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है? ये है बारेला, बिगौंड, सिबैगा, डी सहरिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए बारेला, ठीक है? इंदल पूजा भील और भिलाला जनजाति, विशेषकर बारेला उपजनजाति की धार्मिक पर्व है, जिसमें वे अच्छी फसल और बारिश के लिए इंद्रदेव और प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 38, संविधान की किस अनुसूची के प्रावधान के अनुसार राज्यों में जनजातीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा इसका विकल्प सी, ठीक है? 5बी। इसको कुछ नहीं समझाना, राइट याद रखें। प्रश्न क्रमांक 39, नेतम शब्द का संबंध है, ठीक है? नेतम शब्द का संबंध है, विकल्प बी इसका सही उत्तर है टोटम से, ठीक है? जनजाति में जो गोत्र व्यवस्था पाई जाती है, जिसे भी किसी पशु पक्षी या वृक्ष से जोड़ते हैं, जिसे टोटम कहा जाता है। और नेतम मुख्य रूप से गौंड और अन्य जातियों पाए जाने वाला एक गोत्र है, ठीक है? आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 40, गौंड जनजाति में शब्द बारी का संबंध है, ठीक है? ए अकेल, बी खेती, सी विवाह, डी धार्मिक क्रिया। तो बारी का संबंध है खेती से, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है? जल्दी जल्दी करते हैं। प्रश्न क्रमांक 41, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के अनुसार किस पात्र के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था? ठीक है? बहुत ही डिटेल से प्रश्न पूछा है अंदर से ये, ठीक है? किसने गाया था? सिपाही भवानंद ने, ये इसका सही उत्तर है। शायद ये प्रश्न बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है? कोई बात नहीं है। प्रश्न क्रमांक 42 देखें, मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं और उनकी उप जनजातियाँ, उनको मिलाना है हमें। तो जनजातियाँ हैं बैगा, भारिया, कोल, सहरिया। उप जनजातियाँ उसकी हैं रोहिया, नरोतिया, दंडामी, भूमिया या भूमिका। तो इसका सही उत्तर हम देखें तो वो है विकल्प बी, ठीक है? जो बैगा की है नरोतिया, ठीक है? भारिया की है भूमिया, कोल की है रोहिया और सहरिया की है दंडामी, ठीक है? ये उप जनजाति हैं, इसको कर लें। इस प्रकार के प्रश्न आना चाहिए, ठीक है? मैं थोड़ा डिटेल से अच्छे से माइनस मार्किंग में दो। प्रश्न क्रमांक 43 देखें, एक तरफ लोकगीत है, दूसरी तरफ उनकी विशेषता है, ठीक है? रेलो गीत, सिंगाजी और दलजी, बम्बुलिया, आला उदल। विशेषता है निर्गुणी, दार्शनिक गीत, वीर गीत, युवा युवतिका गीत, धर्म गीत, ठीक है? तो आपको पता होगा आला उदल कौन सा वीर गीत होता है, ठीक है? और जो रेलो गीत है वो है युवा युवतियों का गीत है, ठीक है? और सिंगाजी तो संत थे, निर्गुण संत थे, पढ़ा होगा, तो निर्गुणी दार्शनिक गीत में आते हैं, ठीक है? और बम्बुलिया क्या है? सॉरी गलत है थोड़ा, हाँ सही सही है, बम्बुलिया धार्मिक गीत, ठीक है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। एक बार और बोल देता हूँ, रेलो गीत है युवा युवतियों का, सिंगाजी और दलजी निर्गुणी दार्शनिक गीत, बम्बुलिया धार्मिक गीत और आलाउदल वीर गीत। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न क्रमांक 44, मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले की आदमगढ़ परास्थल के विषय में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य असत्य है? ठीक है? तो इसके 4 विकल्प में, लेकिन हम उसका जो गलत है वो देखें डायरेक्ट, तो वो है विकल्प सी। इस पुरास्थल पर वी.एस. वाकणकर और द्वारा पुरातात्विक उत्खनन किया गया था, ठीक है? आदमगढ़ की गुफाओं शैलाश्रयों का उत्खनन आर.वी. जोशी और एम.डी. खरे ने किया था, ना कि वाकणकर ने, ठीक है? वाकणकर ने किसका किया था? भीमबेटका का, ये तो आपको पता ही होगा। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 45, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है?
ठीक है, इसमें से कौन सा है? ओरछा, सांची, सतपुड़ा, बोजेश्वर मंदिर समूह, तो कौन सा है? बी, सांची स्तूप। ठीक है, कब बनाया था? 1989 में। प्रश्न क्रमांक 40, मौर्य सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम मध्य प्रदेश से प्राप्त किस लघु शिलालेख में मिलता है? तो वो कौन सा है? द्वितीय का शिलालेख है खुरजरा, उसी में नाम मिलता है। 20 का सही उत्तर है। बिल्कुल सरल प्रश्न है ये तो। प्रश्न क्रमांक 47, खजुराहो स्थित जगदम्बी मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 47 है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? जगदम्बी मंदिर। असत्य बताना है, ठीक है, सत्य नहीं। इस मंदिर में एक ही कक्ष में अर्धमंडप और बरामदा दोनों व्यवस्थित हैं, ये भी इसमें सही है। इस मंदिर में प्रदक्षिणा पथ का अभाव है, ये भी सत्य कथन है। गर्भगृह में लक्ष्मी की विशालकाय मूर्ति है, ठीक है, एक कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है, गर्भगृह के मुख्य द्वार पर विष्णु की मूर्ति अधिष्ठित है, ये भी सही है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ठीक है, इसकी मूर्ति के अंदर देवी पार्वती की मूर्ति है, ना कि लक्ष्मी की। प्रश्न क्रमांक 48 देखें, बोलियां हैं और किस किस जिलों में बोली जाती हैं उनसे मिलाना है हमें। ठीक है, एक तरफ निमाड़ी, कोरको, बेली, गोंडी, दूसरी तरफ जिला है मंडला, डिंडौरी, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बैतूल, नर्मदापुरम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हम देख रहे हैं। पहले देखें हम, ये जो निमाड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? निमाड़ क्षेत्र में, यानी कि बड़वानी और खंडवा में मिलाएंगे। कोरकू, बैतूल और नर्मदापुरम में। ठीक है, जनजातियों की आप अगर आपने जियोग्राफी भी पढ़ी होगी कहाँ पर रहती हैं, उस आधार पर भी आप उत्तर दे सकते हैं। फिर है भीली, भीली का होगा रतलाम और अलीराजपुर, और गोंडी का होगा मंडला और डिंडौरी। ठीक है, सही उत्तर होगा विकल्प ए। क्लियर है? इसको देख लें। आगे प्रश्न क्रमांक 49, मध्य प्रदेश के निम्नांकित साहित्यकारों को उनकी कृतियों से सम्मिलित करना है। ठीक है, साहित्यकार हैं केशवदास, भवानी प्रसाद मिश्र, पद्माकर, मुल्ला रमूजी। कृतियां हैं गंगा लहरी, गुलाबी, उर्दू, गांधी पंचशती और कवि प्रिया। ठीक है, इसमें से आपको एक दो भी आते हैं तो बाकी की सही हो ही जाते हैं। तो देखें हम, तो केशव दास की कौन सी है? कवि प्रिया, पढ़ा ही होगा आपने, कठिन काव्य का प्रेत होते हैं केशव दास जी को कहते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की है गांधी पंचशती। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा के कवि थे ये। पद्माकर का है गंगा लहरी, और मुल्ला रमूजी का है गुलाबी उर्दू। ठीक है, अगर आपको दो उत्तर भी सही से आते तो उसका उत्तर आप सही दे लेते। सही उत्तर इसका होगा विकल्प ए। आगे देखें हम, प्रश्न क्रमांक 50, मालवा की माच लोक रंग शैली को वर्तमान में प्रदर्शनकारी विधा के रूप में बदलने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए सिद्धेश्वर सेन, बी कौशल सिंह, सी केसरी सिंह, डी रेवाराम कुलीबाला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सिद्धेश्वर सेन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 51, 14 जनवरी 2026 को सर्जियो गौर ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्य संभाला था? तो किसके देश के रूप में? संयुक्त राज्य अमेरिका का राजदूत थे। ठीक है, 20 का सही उत्तर है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 52, 2026 का महिला T20 वर्ल्ड कप किन देशों द्वारा आयोजित किया जाएगा? ठीक है, किन देशों के द्वारा किया जाएगा? इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा। सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम उत्तर बता रहे हैं, विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि बच्चे अभी पेपर से थक के आए हैं, तो डायरेक्ट वो उत्तर सही से देख सकें। प्रश्न क्रमांक 53 है, वित्तीय क्षेत्र, उद्योग एवं व्यापार में योगदान के लिए 2026 में पद्म भूषण अवार्ड किसे प्राप्त किया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, उदय कोटक। ठीक है, आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 54, भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित साहित्योत्सव 2026 की थीम क्या रखी गई थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। डायरेक्ट उत्तर देखें, विकल्प 20 का सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल हारे का प्रश्न है ये तो, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के नाम से। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 55, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? ठीक है, सही उत्तर है विकल्प डी, 2024। पहले 2012 था, ठीक है, फिर 2024 कर दिया गया। डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 56, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है?
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सतत ऊर्जा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। तो सही उत्तर है विकल्प डी, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। प्रश्न क्रमांक 57, मलखम्ब खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? आप लोग को सरल प्रश्न है। प्रभात जोशी खेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये तो सबको रटा हुआ होगा। प्रश्न क्रमांक 58, मोहन नागर को वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया था? ठीक है, 2026 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुमन सखी चैटबॉट किस क्षेत्र में डिजिटल पहल का उदाहरण है? अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, ये शिक्षा, विश्वास, सी परिवहन, डी रक्षा। सही उत्तर है विकल्प बी, स्वास्थ्य। ठीक है, सुमन सखी चैटबॉट। ठीक है, गर्भवती महिला को मातृ स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। प्रश्न क्रमांक 60, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ से किया गया था? ये भोपाल, बी इंदौर, सी धार, डी उज्जैन। कहाँ से किया गया था? सी, सही उत्तर है धार से। ठीक है, 17 सितंबर 2025 को धार जिले के बदनावर से इस अभियान का शुरुआत किया था। प्रश्न क्रमांक 61, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ए चिल्का, बी कोलेरू, सी वेम्बनाड, डी पुको। ठीक है, लंबी झील पूछा है वो। ठीक है, बड़ी नहीं लंबी झील, तो कौन सी है? विकल्प सी इसका सही उत्तर है वेम्बनाड। ठीक है, कहाँ पर है ये? केरल में है। कितनी लंबी है? लगभग 96 किलोमीटर लंबी झील। प्रश्न क्रमांक 62, कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए कामेट, बी नंदा देवी, सी त्रिशूल, डी बद्रीनाथ। तो कौन सा है? कुमाऊं हिमालय का बी नंदा देवी सबसे ऊंचा शिखर है। ऊंचाई है 7,816 मीटर। प्रश्न क्रमांक 63, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्राचीन नाम अस्कनी था? ए ब्यास, बी चेनाब, सी झेलम, डी रावी। सही उत्तर है विकल्प बी चेनाब। चेनाब नदी का नाम क्या था? अस्कनी। ठीक है, वैदिक काल में चेनाब नदी को अस्कनी कहते थे। ठीक है, झेलम को बतिस्ता, रावी को परशुनी और ब्यास को बिपाशा। प्रश्न क्रमांक 64, अक्टूबर 2025 में किस प्रचंड चक्रवाती तूफान ने भारत के पूर्वी तटीय भागों को प्रभावित किया था? सही उत्तर होगा विकल्प सी मोन्था। ठीक है, मोन्था तूफान आया था अक्टूबर 2026 में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से उठा था। प्रश्न क्रमांक 65, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजभर वनों के अंतर्गत क्षेत्र में देश के शीर्ष 3 राज्य कौन से थे? ए मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है, किसके अनुसार है? वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनों के अंतर्गत शीर्ष कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 66, दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ए है पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं से चलते हैं। बी है पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से नमी लाते हैं। सी है इनसे भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, पृथ्वी कूट है। ये कौन कौन से विकल्प इसमें से सही हैं? तो सही उत्तर है इसका तीनों सही हैं, विकल्प डी। ठीक है, तीनों सही हैं। प्रश्न क्रमांक 67 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प सी। डायरेक्ट प्रश्न है तो सी इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम थी। ठीक है, कितनी? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 68, भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2022 के अनुसार मैंगनीज के उत्पादन में कौन सा राज्य देश में द्वितीय स्थान पर था? ठीक है, द्वितीय स्थान पर पूछ रहा है वो। ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। ठीक है, उसने जानबूझ के द्वितीय दे दिया। बच्चे कई बार क्या होता है कन्फ्यूज रहते हैं कि एमपीपीएससी का पेपर है, शायद मध्य प्रदेश ही उत्तर हो, तो इस वजह से उत्तर दे देते हैं। ठीक है, द्वितीय स्थान किसका था? महाराष्ट्र का। सी इसका सही उत्तर है 2022 के अनुसार। मध्य प्रदेश का कौन सा है? पहला। देश का लगभग 32% मैंगनीज का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में देश के लगभग 70% मैंगनीज का उत्पादन। प्रश्न क्रमांक 69, वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादन के आधार पर देश के प्रथम 4 राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा था? ठीक है, 2023-24 में पूछा चावल के उत्पादन पर। ठीक है, तो
सही उत्तर क्या है इसका? आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है, कम से ज़्यादा आगे डॉक्यूमेंट देखें, ठीक है? और तेलंगाना ने अच्छा प्रदर्शन किया था, ठीक है? सही उत्तर होगा इसका विकल्प बी, ठीक है? तेलंगाना में सबसे ज़्यादा चावल, उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब। पहला नंबर किसका है? तेलंगाना का, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा पंजाब। आगे देखें प्रश्न क्रमांक, क्रम का ध्यान रखें, ठीक है? आरोही पूछा है। प्रश्न क्रमांक 70, दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा था? ठीक है, किससे पूछ रहा है वो? नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में, ठीक है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा होती है में सोलर एनर्जी वगैरह ये सब है, पवन ऊर्जा है, ठीक है? तो सही आरोही क्रम कौन सा है इसका? इसमें भी उसने आरोही पूछा है, ठीक है? सही उत्तर होगा इसका विकल्प डी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान पहले नंबर पर है और गुजरात दूसरे नंबर पर, ठीक है? तो पहला नंबर किसका है? राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक। प्रश्न क्रमांक 71, दिसंबर 2023 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, ठीक है? 2023 दिसंबर के अनुसार। सही उत्तर होगा विकल्प ए, ठीक है? डायरेक्ट उत्तर देख लें, 604.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रश्न क्रमांक 72, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस वर्ष तक वायरल हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है? ठीक है, ए है 2033, बी 2032, सी 2031, डी 2030। सही उत्तर है विकल्प डी 2030, ठीक है? ये प्रश्न मैंने अभी इसको पढ़ाया था, बताया था, ठीक है? पिछली वीडियो में आप देखेंगे, ठीक है? अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 73, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 9 में मध्य प्रदेश का वर्ष 2023-24 का स्कोर था, ठीक है? प्रश्न 73, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 9 में मध्य प्रदेश का वर्ष 2023-24 का स्कोर था, तो कितना था? 43, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 74, मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग में 2018-19 से 2022-23 की अवधि में कितनी वृद्धि प्रतिशत प्रदर्शित हुई, ठीक है? कितनी वृद्धि हुई है? तो ए है 230, बी 320, सी 180, डी 280%। तो सही उत्तर है विकल्प ए, ठीक है? पेटेंट कराने में कितनी वृद्धि हुई? 230%। प्रश्न क्रमांक 75, हाल के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र ने चुनौतियों के बावजूद सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2023 तक सालाना वृद्धि की, जो लगभग थी, कितनी थी? 4.2%। ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 76, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की फरवरी 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की दवा क्षेत्र का सकल स्थिर पूंजी निर्माण में भारत में अंश है, ठीक है? तो सही उत्तर है विकल्प सी, 1.9%, ठीक है? दवा से भारत को इतना फायदा होता है, ठीक है? मध्य प्रदेश का, सॉरी, दवा के क्षेत्र से भारत को इतना जीडीपी में फायदा होता है। प्रश्न क्रमांक 77 है, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद और दृष्टिकोण प्रोडक्ट में कृषि संबंधी 6 मुख्य उत्पाद हेतु कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, ठीक है? कृषि संबंधित उत्पाद में पूछ रहा है, तो ए अनूपपुर, बी नरसिंहपुर, सी बालाघाट, डी ग्वालियर। सही उत्तर है विकल्प डी, ग्वालियर, ठीक है? क्योंकि अनूपपुर में टमाटर, नरसिंहपुर में तुअर दाल गुड़, बालाघाट में चुनौर चावल कृषि उत्पाद के लिए, जबकि ग्वालियर किसके लिए? सैन रेस्टोरेंट, पत्थर, टाइल्स के लिए। प्रश्न क्रमांक 78, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता अक्टूबर 2023 तक थी, ठीक है? डायरेक्ट उत्तर देखें, विकल्प डी 61,660 मेगावाट। प्रश्न क्रमांक 79, फरवरी 2025 में शुरू की गई मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में कितनी क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियां शामिल की गई हैं, ठीक है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। सही उत्तर है विकल्प बी 10, ठीक है? मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में 10 क्षेत्र विशिष्ट नीतियां रणनीतियां शामिल की गई हैं। प्रश्न क्रमांक 80, भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में था,
ए है 64.2, बी 64.4, सी है 53.9, डी 59.3। ठीक है, वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में कितना था? 64.2%। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए इस तरीके से कठिन कठिन केवल फैक्ट वाले प्रश्न वो अपने अंदर से पूछ रहा है, जो कोई मतलब नहीं है पूछने का। प्रश्न क्रमांक 81, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? ए अग्नि, बी प्रजापति, सी वरुण, डी रुद्र। ठीक है, किसको कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 82, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया? ए ऋग्वेद, बी जावलोपनिषद, सी मनुस्मृति, डी महाभारत। ठीक है, आश्रमों का ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का किसमें किया है? जावलोपनिषद में, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 83, कृष्ण और बलराम का अंकन किस हिंद यवन शासक की मुद्राओं में मिलता है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अगाथोक्लिच। ठीक है, हिंदी एवं इंडो ग्रीक शासक, इनके सिक्के पर वासुदेव, कृष्ण और बलराम संकर्षण की आकृतियां उकेरी गई हैं। प्रश्न क्रमांक 84, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्त्री अलवार संत थी? ठीक है, ये प्रश्न भी पिछली बार की पेपर जो मैंने बताए थे उसी में से रिपीट है। ठीक है, ए है मधुर कवि, बी पेरुमल, सी तिरुपान, डी अंडाल। ठीक है, सही उत्तर विकल्प डी अंडाल। ठीक है, वैष्णव संतों में अंडाल एकमात्र महिला संत थी जिन्हें अक्सर दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अलवार संत थे, नए नयनार भी सुना होगा आपने, वो शैव वाले थे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 85, 1918 ईस्वी में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, कौन सी? 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना किसने की थी? इंद्र नारायण द्विवेदी से इसका सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 86, बंगाल में तेभागा आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तेभागा आंदोलन का प्रारंभ बंगाल में कब हुआ था? सितंबर 1940 में। डायरेक्ट उत्तर देखें, प्रश्न इसका उत्तर है विकल्प ए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 87, प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से किसे यवन प्रिय कहा गया? ठीक है, अभी भी आपने देखा होगा ज़्यादा जो ठीक है यूरोप देश के लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं? काली मिर्च, सी ब्लैक पेपर। ठीक है, इसके बिना उनकी डिशेस नहीं बनती हैं, सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 88, भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? ठीक है, ए है धनदेव का अयोध्या अभिलेख, बी मेहरौली का लोह स्तंभ लेख, सी वेशनगर का गौड़ध्वज अभिलेख, डी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ मिलता है? विकल्प डी, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। अभी केवल मैं उत्तर बता रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी मिला लें। इसके बाद डिटेल्स में इसकी व्याख्या सहित हम हल करेंगे, हर एक ऑप्शन को देखेंगे, उसकी वीडियो हम बाद में करेंगे। प्रश्न क्रमांक 89, दस्तावेज द फिलोसफी ऑफ द वॉर्म किसके अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था और हर मुद्दे पर उससे चर्चा की थी? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी सुखदेव, सी राजशेखर, डी चंद्रशेखर आजाद। कौन सा दस्तावेज द फिलोसफी ऑफ द वॉर्म किसके अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था? तो चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर, डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 90, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का लेखक कौन थे या थी? ठीक है, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन की लेखक कौन थी? H.P. ब्लावत्स्की, बी इसका सही उत्तर है। सीधा सीधा उत्तर देखें। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की। ठीक है, ये उनका पूरा नाम था। प्रश्न क्रमांक 91, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? ठीक है, सरल प्रश्न है ये तो। पहला, ग्राम पंचायत की संपत्ति का परीक्षण ये होता है। सहकारिता का परिवर्धन ये भी सही, ये भी काम होता है। लावारिस जानवरों तथा पागल कुत्तों को पकड़ना ये काम भी होता है। पुलिस स्टेशन का संचालन करना ये नहीं होता है, तो बी डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ग्राम पंचायत का काम नहीं है। ठीक है, किसका है? गृह विभाग राज्य सरकार का है। प्रश्न क्रमांक 92, मध्य प्रदेश में नगर पंचायत का गठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? ठीक है, नगर पंचायत का, नगर निगम तो शहरों के लिए हो ही जाता है,
तो वो किसके लिए किया जाता है? संक्रमणशील नगरीय क्षेत्र, ठीक है? ऐसे नगरीय क्षेत्र जो मतलब विकसित हो रहे हैं, ठीक है? ट्रांजिशनल एरिया हैं, तो ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 93, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? ठीक है? भारत के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, बी है भारतीय प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऐसे हुआ था। बाकी के ऑप्शन हम छोड़ ही दें। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 94, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 124(2). ठीक है, इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन है, और किसमें? 24 में, और 24(2) में न्यायाधीशों की शर्तें निर्धारित हैं। जिसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 95, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया? ठीक है, तो एक मिनट, कौन सा है? भाग 4 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 39A, 43A और 48A सभी जोड़े गए थे, जबकि जो 43 बी था वो क्या जोड़ा गया था? 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। सही उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न क्रमांक 96, संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा प्राप्त हुई थी? सरल प्रश्न है ये तो। यह है केशवानंद भारती केस, बी गोलकनाथ केस, सी चंपकम तोरेराजन केस, डी है शंकरी प्रसाद केस। सही उत्तर होगा विकल्प डी, शंकरी प्रसाद केस। ठीक है, 1991 के मामले में। प्रश्न क्रमांक 97, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है ये पूछ रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है ये। राज्यपाल को उच्च न्यायालय में के न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति है, ठीक है, ये कथन गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति ही करता है, बी इसका सही उत्तर होगा। आपातकाल में वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। राज्यपाल का राज्य कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, ये भी राज्यपाल का कार्य है। ठीक है, सही उत्तर होगा विकल्प बी, असत्य है ये। ठीक है, अनुच्छेद 217 के तहत। प्रश्न क्रमांक 98, निम्नलिखित में से किस कार्य के निष्पादन में लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त हैं? ठीक है, कौन से कार्य में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर अधिकार हैं? वो कौन सा है? धर्म विधेयक लोकसभा ही करती है केवल। ठीक है, नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण ये राज्यसभा के द्वारा ही होता है शायद। ठीक है, ये होगा, तो सही होगा इसका संविधान संशोधन विधेयक पारित करना, डी। ठीक है, इसमें समान अधिकार है, डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 99, निम्नलिखित में से किस आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशिष्ट दायित्व दिया गया है? ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों हितों की रक्षा का, ठीक है, किसे दिया गया है? ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, 338(10), अनुच्छेद 338(10) के अनुसार। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन लोग हैं, उनके लिए सुरक्षा के उपाय का। प्रश्न क्रमांक 100 देखें, मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, एक वर्ष में विधानसभा के न्यूनतम 2 अधिवेशन होने चाहिए। ठीक है, बी 2 बैठकों की मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को बुलाते हैं, ये भी सही है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है इसमें, तो सही उत्तर होगा विकल्प डी। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष केवल सदन की बैठक को स्थगित कर सकता है, लेकिन विधानसभा के सत्र का सत्रावसान का जो सत्र को समाप्त करने का, अधिवेशन को समाप्त करने का अधिकार है वो केवल राज्यपाल को होता है। तो सही है प्रश्न क्रमांक 100 का। अब ध्यान दें, सभी प्रश्न मैंने बता दिए हैं, अपने उत्तर आप मिलाएं, कितने सही हो रहे हैं वो देखें। ठीक है, बाद में इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है उसे आप मिलाएंगे, शायद ही है 1 या 2 प्रश्न में कोई अंतर आए, नहीं तो ज़्यादातर सभी प्रश्न सही होंगे। आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है, वो कमेंट में लिखें, बताएं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अगर कमेंट में ऐसा स्कोर डालेंगे तो हमें ये भी अंदाज़ हो जाएगा कि कट ऑफ लगभग कितना जाएगा।
ठीक है? बस अब आराम से अपना आराम करें, कोई भी फ़िल्म देखें, पेपर हो गया जो होना है, फ़िल्म देखें, अपना स्पोर्ट्स खेलें, जो भी करना है, 2-4 दिन बिल्कुल पढ़ाई ना करें। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।